नमस्कार। 31 अक्टूबर की तिथि आ रही है और 31 अक्टूबर 1984 भारत ने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ झेला। उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, उनकी हत्या उनके ही अंगरक्षकों ने कर दी थी। उनके सिख अंगरक्षकों ने कर दी थी और हत्या के बाद पूरी दिल्ली दहल उठी। दिल्ली में दंगे भड़क गए। नानावती कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि उस दंगे में 2733 लोग मारे गए। सभी सिख थे, एक हिंदू था। उस पूरे मामले में करीब 587 एफआईआर दर्ज हुई। इसमें से 240 एफआईआर अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दी गई। 250 आरोपी उसमें जो थे वो बरी हो गए और कुल 400 आरोपी दोषी करार दिए गए और जिसमें से पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार सहित 50 हत्या के लिए दोषी करार दिए गए। लेकिन वो जो एक हिंदू था, उसके बारे में दुनिया को बहुत कुछ पता नहीं चला और वह हिंदू भी अपने मालिक को, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वजीरपुर में, अपने मालिक को बचाने में, उसकी फैमिली को बचाने में उसकी जान चली गई। हम सब जब अखबार की रिपोर्ट पढ़ते थे, देखते थे तो एक हिंदू मरा जानते थे। पर उस एक हिंदू की तलाश करके उसके सम्मान की लड़ाई लड़ी। उसके फैमिली के साथ उसको सम्मान दिलाने के लिए यदि किसी ने लड़ाई लड़ी तो एक ही शख्स थी दिल्ली में और वो शख्स थी हमारी दीदी मधु किश्वर जी। उस समय वो मानसी पत्रिका का संपादन करती थी, निकालती थी। मानसी पत्रिका का एक पूरा अंक उस परिवार के नाम किया। प्रभु दयाल जी भरने वाले का नाम था और उनके सम्मान में, प्रभु दयाल जी के सम्मान में कार्यक्रम किए, उनको सम्मान दिलाया, संत लोगोवाला को बुलाया और तब जाकर थोड़ा लोगों को पता चला कि कोई एक हिंदू भी मरा है इस दंगे में। लेकिन बाद की जो पीढ़ी है वो उस हिंदू को भूल गई। 31 अक्टूबर पुनः आ रहा है और वो जो दंगे 3-4 दिन लगातार चले थे, 2-3 नवंबर तक, उस दंगे की कहानी तो सब जानते हैं, पर उस प्रभु दयाल की कहानी कोई नहीं जानता। और जो थोड़ा बहुत लोग जानते हैं वो भी मानसी और मधु किश्वर जी के कारण जानता है। आज हमारे साथ जुड़ेंगी मधु दीदी, जो बताएंगी, जिन्होंने उस दंगे को देखा भी है और जो बताएंगी उस प्रभु दयाल जी के बारे में जिसको सब भूल गया है और उस समय दंगों के समय क्या स्थिति थी, दिल्ली किस तरह से जली थी और कैसे उन्होंने उस एक व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आज इसकी ही चर्चा हम मधु दीदी के साथ करेंगे, तो आप सब बने रहिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कीजिए। हम लौटते हैं प्रोमो के बाद और सीधे जुड़ेंगे मधु दीदी के साथ। स्वागत है मधु दीदी आपका इंडिया स्पीक डेली पर। धन्यवाद संदीप जी, आपने याद दिलाई थी प्रभु दयाल जी की कि एक हिंदू मरा था, तो एकाएक मुझे याद आ गया कि वो एक हिंदू जो जिनका की बहुत ही ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस में मौत हुई, उनकी खोज खबर वाकई केवल हमने मानुषी ने ली और उसके पीछे भी एक पूरी भूमिका है। प्रभु दयाल जी वजीरपुर, जो वेस्ट दिल्ली में एक इलाका है इंडस्ट्रियल कम रेजिडेंशियल, तो वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते थे। उस फैक्ट्री के मालिक कोई सिख परिवार था और जिस दिन 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को आप जानते हैं दंगे शुरू हुए इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद, और उसका पूरा ब्यौरा मैंने एक स्पेशल अंक हमने तैयार किया था
उसके बारे में भी 2 मिनट में बात करूंगी, पर पहले प्रभु दयाल जी को हम याद करते हुए उनकी जो सैक्रिफाइस है, उन्होंने जो कर दिखाया, उसकी मैं बात शेयर करना चाहूँगी। तो ये फैक्ट्री में काम करते थे, बहुत कोई ऊंचे पद पर नहीं थे, और छोटी-मोटी नौकरी थी। और वहाँ जब पहुँचे तो देखा कि फैक्ट्री घिरी हुई है दंगाइयों से, जो फैक्ट्री को आग लगाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने उनसे मिन्नतें तरले की, जैसे कई जगह हुआ। जहाँ मुझे याद है मेरे पिता ने भी हमारे मोहल्ले में हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि ओवर आवर डेड बॉडी, और कई जगह ऐसा रुके भी लोग। मुझे मेरे पिता का तो अनुभव याद है, वो और एक 70 साल की महिला थी, ये दोनों खड़े हो गए थे हाथ जोड़ के दंगाइयों के सामने कि हम हमारी डेड बॉडी पे ही आप आगे बढ़ेंगे, हम नहीं घुसने देंगे आगजनी के लिए आपको। तो रुक गए थे। कई जगह ऐसा हुआ, पर उस मॉब ने प्रभु दयाल जी की नहीं सुनी और फैक्ट्री में आग लगा दी। अब यहाँ की परिस्थिति यूं थी कि नीचे फैक्ट्री थी और ऊपर मालिक का घर था, जो सिख फैमिली ओन करती थी उस फैक्ट्री को। और जब आग लगाई तो उसमें 3 महिलाएं, फीमेल्स फंस गई थी। एक तो उस परिवार की बहू, एक उनकी सास यानी दादी, और एक पोती। तो ये 3 फीमेल्स उस अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे फंस गई थी, और इनको आवाज आई होगी उनकी हेल्प के लिए। तो ये अपनी जान पर खेलकर प्रभु दयाल जी ऊपर कैसे भी चढ़े होंगे, सीढ़ियों से तो नहीं गए, जैसे भी तीनों को सुरक्षित नीचे पहुंचाया। पर जब खुद लौट रहे थे तो आग इतनी बढ़ चुकी थी कि जिस भी पिलर का उन्होंने सहारा लिया वो कोलैप्स हुआ और ये जख्मी होकर गिर गए, और इनको अस्पताल पहुंचाने में भी काफी देर की गई। खैर पहुंचे अस्पताल, और ऐसी चोटें थी, ऐसे जख्म थे कि वो बच नहीं पाए, और 8 नवंबर 1984 को उनका देहांत हो गया। अभी किसी ने इनकी खबर नहीं ली, किसी अखबार ने, किसी रिपोर्टर ने, किसी तथाकथित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी कोई खबर नहीं ली। और मेरे पास भी ये अनायास ही पहुंची, वो इसलिए क्योंकि जब ये दंगे हुए तो उस वक्त मेरा घर मानुषी का ऑफिस और मेरा घर लाजपत नगर में था, और रूथ और मैं इकट्ठे ही रहा करते थे, ऑफिस कम रेजिडेंस जैसी परिस्थिति थी। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि जिस सिख फैमिली ने हमें ऑफिस दिया था बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने इतना नर्चर किया हमें। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। तो सरदार त्रिलोचन सिंह के घर में हम रहते थे, उनकी पत्नी महेंद्र कौर थी। और जब दंगे हुए तो जाहिर है हमारे मोहल्ले में भी दंगाई आए, तो मैं भी जो लोकल RWA की टीम थी उसके साथ जुट गई, और रात भर हमने पहरा दिया। और 2-3 दिन तो मैं अपने लैंडलॉर्ड की फैमिली के साथ नीचे ही सोई कि कुछ हो तो हम भी हैं आपके साथ। इस दृष्टि से ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बहुत ताकतवर हूँ कि मॉब का मुकाबला कर ले, पर यह था कि हम साथ, जो होगा साथ होगा हमारे साथ। तो खैर हमारे जिस दिन अगले दिन, उसी दिन जब गुरुद्वारे को, लाजपत नगर के गुरुद्वारे को आगजनी की गई, तो हम छोटी मोटी हमारी बच्चियां थी, मानुषी की टीम सारी टूथपिक साइज मेरे जैसी। और आप सोचो आज तो मैं फिर इस उम्र में हूँ, तो भी है, तो बहुत ही छुटकी सी थी। हम गुरुद्वारे के आगे खड़े हो गए ऐसे करके रोकने के लिए, बट मॉब जैसा था और पुलिस सपोर्ट कर रही थी। तो उस दिन पता चल गया, उसी वक्त पता चल गया कि ये कोई मातम नहीं मनाया जा रहा इंदिरा गांधी की मौत का, ये दंगाई है, पॉलिटिकल दंगाई है, और पुलिस बड़े आराम से देख रही है आगजनी को और हिंसा को। तो लगा कि ऐसे मौके पे चुप तो नहीं बैठा जा सकता, और उसी दिन शाम को ऐसे हमें मित्रों से पता चला
कि कई सारे संगठन मिलके नागरिक एकता मंच के प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो मैं भी नागरिक एकता मंच में शामिल हो गई, मानुषी भी शामिल हो गई उसमें। और मेरा काम था, मैंने जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ली वो थी कि जो परिवार बिखर गए थे, सब अफरा तफरी में भागे, इधर भागा कोई उधर भागा, तो उनको इकट्ठा करना और रिलीफ कैंप्स में कैसी परिस्थिति है उस पर रिपोर्ट करना। तो एक तो रिलीफ कैंप्स में मैं बहुत से रिलीफ कैंप्स में मैं टेप रिकॉर्डर लेके पहुंच जाती थी, और जिन जिन इलाकों से वो थे, जैसे त्रिलोकपुरी जैसे इलाके जो सबसे अधिक प्रभावित थे, तो उन इलाकों का मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, दौरा किया। और एक और काम जो मैंने किया, जिसकी वजह से मेरी जो रिपोर्ट थी, इसका टाइटल था गैंगस्टर रूल मैसेकर ऑफ द सिख्स। क्योंकि मैं सब इलाकों में देखी थी आगजनी और हिंसा के जो मंजर, बिल्कुल तुरंत ही दंगे अभी चल ही रहे थे, थमे भी नहीं थे। तो अंदाजा मुझे ये हो गया कि जो सरकार कह रही है कि 600 लोग मरे हैं, वो गलत है। और मेरी रिपोर्ट ही थी केवल जिसने कहा कि कम से कम दिल्ली में 2500 लोग मरे हैं, और फिर उत्तर भारत में कई शहरों में हुए तो वो 10,000 के करीब कम से कम मौतें हुई, हत्याएं हुई। एक तो वो, दूसरा मेरी रिपोर्ट की ये भी विशिष्टता थी कि ताजे ताजे जख्म थे महिलाओं के, जो विधवा होके गुरुद्वारों में या अन्य जगहों में शेल्टर लेके बैठी थी। तो मैं जब अपना टेप रिकॉर्डर खोल के उनसे पूछती थी तो सब कुछ उन्होंने अनसेंसर्ड बता दिया। नहीं तो बहुत कम होता है, अगर आप महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जाएं तो फिर बहुत सेल्फ सेंसरशिप हो जाती है कि कैसे बताएं हमें कैसे रेप किया गया, हमारी बेटी को हमारे सामने क्या किया गया, पुरुषों के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये तो बता देते हैं अनसेंसर्ड लोग, बट महिलाओं के साथ, मेरे साथ क्या हुआ, वो बहुत मुश्किल होता है वो बयान करना भी। और ये अब तो रेप लॉ ऐसा आ गया कि झूठे फरेबी रेप केसेस भी बड़े फख्र से महिलाएं कर रही हैं दर्ज, पर उन दिनों ऐसा नहीं था। तो वो जो सारी फर्स्ट हैंड स्टोरीज हैं वो बैटम मैंने छापी, और यही एक रिपोर्ट थी जिसमें फर्स्ट हैंड अकाउंट्स महिलाएं खुद बयान कर रही हैं दंगों का क्या स्वरूप था। तो इसलिए मेरी रिपोर्ट बहुत ही फैली, मतलब केवल हमने तो जो भी 8-10 हजार कॉपियां उसकी छापी होंगी, लेकिन जैसे नॉर्थ अमेरिका में वहाँ सिख कम्युनिटी काफी भारी मात्रा में है और बड़ी प्रभुत्व वाली है, तो कम से कम उन्होंने 3-4 लाख पंजाबी में ही उसकी कॉपियां बांटी थी, और मनुखी करके उसको ट्रांसलेट किया मानुषी को। और फिर मुझे बुलाया था अगले मतलब कुछ महीने बाद, जब थोड़ा शांत हुआ माहौल, तो हिंदू सिख बिल्कुल कट गए थे आपस में। तो मैं ही पहली हिंदू थी जिसको वहाँ लेक्चर्स के लिए गुरुद्वारों में बुलाया गया। करीब 60 गुरुद्वारों में 2 महीने मैंने नॉर्थ अमेरिका का दौरा किया उन सिख संगठनों के उस पर ये नहीं कि मैंने केवल 1984 के दंगों में सरकारी भूमिका के बारे में बात की, तब तक खालिस्तानी बहुत मजबूत हो चुके थे। तो वहां उनके गुरुद्वारों में खड़े होकर मैंने खालिस्तानी पॉलिटिक्स के खिलाफ भी बात की, और वो तो सब लेख हैं, ऐसे मैं हाइंडसाइट में नहीं कह रही हूँ, मुझे सरोपे वगैरह भी दिए गए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मानुषी एक ग्रेविटेशनल पॉइंट बन गई थी इन केसेस के लिए। मैंने PIL भी की थी फाइल सुप्रीम कोर्ट में रूथ के साथ, जिसमें हमने कहा था कि ये मसला सिर्फ लोकल पुलिस थाने की कार्रवाई या उससे चूकने की बात नहीं है, ये ऊपर से आदेश हुआ कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती कांप जाती है, तो जवाबदेही ऊपर की पहले होनी चाहिए। वो PIL भी मैंने छापी है, वो मानुषी में जो स्पेशल अंक हमारा था, वो आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब इसकी वजह से बहुत से लोग
सिख समुदाय के भी और हिंदू समुदाय के भी, जिनको लगा था कि बहुत अन्याय हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। हालांकि ऐसा भी बड़ा सा तबका था जो सोचते थे ये अच्छा हुआ, सबक सिखाना जरूरी था, वगैरह वगैरह। खैर, तो आईपी कॉलेज की एक लेक्चरर थी जो मानुषी की अच्छी मित्र थी और पढ़ती भी थी मानुषी को। तो उन्होंने, क्योंकि हमारा लेख, मेरे लेख पढ़े हुए थे कई सारे, इस सवाल पर लेख थे मेरे, रिलीफ कैंप्स पर भी क्या क्या, वहाँ पर भी क्या क्या गाज गिर रही थी, वो सब मैंने लिखा था। तो उन्होंने मुझे, मेरे को आके बताया कि मेरी क्लास में एक बच्ची है, फर्स्ट ईयर बीए की स्टूडेंट है, बहुत ही डीप डिप्रेशन में है क्योंकि उसके पिता की ऐसे ट्रेजिक मौत हो गई है। तो आप कुछ मदद कर सकती हैं? तो जाहिर है, मेरा तो मतलब, मेरे को मेरे पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से और जर्नलिस्टिक एक्टिविज्म की वजह से इतने जख्म हैं, मैं क्या बताऊं। मेरा दिल, दिमाग, हर हिस्सा मेरे शरीर का जख्मी है। इतना मैंने अंधेर कर दी, अन्याय देखा, सहा, क्या बताऊं। तो मैं तो बहुत अपसेट हो गई कि किसी ने खबर ही नहीं ली। तो काफी महीने हो चुके थे, किसी को पता ही नहीं है। कम से कम सिख फैमिलीज को मदद गुरुद्वारे वाले कर रहे थे, सिख कम्युनिटी कर रही थी, हिंदू भी कर रहे थे, नागरिक एकता मंच के माध्यम से भी हिंदू सिख मिलके कर रहे थे, और सिख कम्युनिटी के दिग्गजों ने अपने समाज को संभालने का काम बहुत योग्यता से किया। लेकिन इस परिवार की किसी को परवाह नहीं, किसी ने नहीं सोचा, किसी हिंदू संगठन ने नहीं उनकी खोज खबर ली, किसी सिख संगठन ने उनकी खोज खबर नहीं ली। और मुझे याद है, सरकार ने कुल मिला के उस वक्त 10,000 रुपए इस परिवार को दिए थे। ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर। इनकी पत्नी आत्मदेवी, 2 बेटियां और एक बेटा। जो सबसे बड़ी थी बेटी, वो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी आईपी कॉलेज में, और उससे छोटे ही थे बाकी। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार पे क्या गाजगिरी होगी। और वर्किंग क्लास फैमिली थी, ये नहीं कि अमीर थे। और इनकी पत्नी जो थी प्रभुदयाल जी की, आत्मदेवी, वो भी छोटा मोटा काम करती थी, मतलब घरेलू किसी के कर दिया। तो यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं, इनके पास स्टेइंग पावर थी ही नहीं। तो मैंने तय किया इनसे मिलकर कि एक तो प्रभुदयाल जी को सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, ऐसे समय में जब इतना समाज विभाजित हो गया है, उन्होंने ये जो काम कर दिखाया, उसका श्रेय मिलना चाहिए। और दूसरा, इनको कुछ आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। और ये बड़ी नोटवर्दी बात है कि उस फैक्ट्री के 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, वो भाग लिए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अकेला व्यक्ति, आप मानिए, इस अकेले व्यक्ति ने जान पर खेलकर अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह न करके इन 3 महिलाओं को बचाया। और जहां तक मुझे याद है, उस परिवार ने भी, जिनकी महिलाएं बची, खैर उनकी फैक्ट्री जल गई, ये वो, पर उन्होंने भी कोई खोज खबर नहीं ली थी प्रभुदयाल जी की फैमिली की, जब तक हमारे वो संपर्क में थे। तो इन सब बातों से मैं बहुत ही दुखी हुई। तो हमने एक छोटी सी पहले तो रिपोर्ट छापी मानुषी में, और फिर संयोगवश ऐसा हुआ कि मैंने तय किया था उन दिनों, क्योंकि इतना अलगाव बढ़ गया था हिंदू और सिखों में, और एक व्यक्ति उस वक्त बात कर रहा था कौमी एकता की, या हिंदू सिखों में ये जो दरार डाली है, वो सरकार को चुनौती देते हुए अगर कोई कर रहा था। बड़े अच्छे बयान आ रहे थे वो संत लौंगोवाल के। तो मैंने तय किया मैं उनसे जाके मिलूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जो उनके बयान हैं, क्या वो उनके व्यक्तित्व से वाकई मेल खाते हैं, कि ये प्रेस के लिए हैं, क्या चीज़ है संत लौंगोवाल। तो मैं एक सिख फैमिली है जिनको मैं जानती थी, बहुत रईस सिख फैमिली, अमृता शेरगिल मार्ग में रहने वाली। तो वो, उन्होंने भी पढ़ा था मेरा
लेक वगैरह, तो उनके साथ में गई कि चलो मिल के आते हैं। अब हम वहाँ पहुँचे हैं तो मैं बता नहीं सकती, मैं जो देखा, जो अनुभव रहा लौंगोवाल जी के गुरुद्वारे में रहने का। एक ही रात रही, 2 दिन, 1.5 दिन और 1 रात। पर उनसे जो बातें हुई, जो उस गुरुद्वारे का माहौल था, मेरा लेख मैं अभी आपसे बात करने से पहले, मैंने 2-3 घंटे पहले ही वो लेख पढ़ा। बहुत मार्मिक है और मैं उसको वाक़ई चाहूँगी मैं शेयर करूँ वो लेख पूरा, उस गुरुद्वारे के माहौल का बहुत अनोखा था। और दूसरा लंबी इंटरव्यू, वो भी मैंने टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू लौंगोवाल जी के साथ, बहुत सी बातें उन्होंने बताई जो मैं अब दोबारा शेयर करूँगी, पोस्ट करती हूँ मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, पढ़ने ये जो लायक है। मानसी में छपी थी उस समय, अंक 25 में जो छपी थी सारी? नहीं, अंक 25 तो दंगों पे था और जो अच्छा, पीआईएल हमने डाली। 26 अच्छा। अंक था जिसमें रिलीफ कैंप्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद चलती गई कहानी। तो ये सिलसिला चलता गया, ऐसे एक दिन में नहीं छोड़ा। जब चुनाव के दौरान भी हमने बहुत एक्टिवली प्रचार किया था कि ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए जो खुल के दंगे करवाती है और फिर कहती है राष्ट्रीय एकता के नाम पर। खैर, वो कहानी अलग, फिर किसी दिन होगी। तो हाँ, हाँ, फिर गुरुद्वारे की, लौंगोवाला जी के गुरुद्वारे की कहानी बता रही थी। तो मैं जो रही, तो मैं सच में मैं बता नहीं सकती, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ओकेजन्स ऑफ माय लाइफ, जो जो उस गुरुद्वारे का माहौल मैंने देखा। और मैं सच में उसकी हिंदी में भी उनकी जो इंटरव्यू थी लौंगोवाल जी की, हिंदी पंजाबी में ही बोले, तो मैंने अनुवाद खुद ही किया अंग्रेजी में भी, और वो काफ़ी इंसाइटफुल इंटरव्यू थी। खैर, तो ऐसे ही मुझे, क्योंकि उसी वक्त ये किस्सा सामने आया था प्रभु दयाल जी का, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहूँगी कि आप दिल्ली आएँ और हम एक उनके ऑनर में फंक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझे टाइम दीजिए, आपके हाथ से वो सम्मान दिया जाए। तो तुरंत मान गए, 1 मिनट भी नहीं लगा उनको मानने को। तो ये कोई 18-19 जून की बात है और उन्होंने 25 जून की डेट दे दी। तो मैंने स्वीकार कर ली जो भी डेट दी। फिर मैं पहुंचती हूँ 19 जून की शाम को, दिल्ली पहुंचती हूँ पंजाब से, और 20 जून को लाजपत नगर में जहाँ हम रहते थे, बराबर सिख और हिंदू फैमिलीज, अधिकतर पार्टीशन रेफ्यूजीज ही थे वहाँ रहने वाले, तो एक कल्चरली होमोजेनस सा माहौल था। तो मैंने अपने आरडब्ल्यूए से बात की कि इस तरह हम फंक्शन करना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आरडब्ल्यूएस में शामिल हो। अच्छा, मेरा हमेशा मानना है कि हर दिल्ली में जैसे है ना, हर एक जो भी फंक्शन करता है बड़ा किसी किस्म का पॉलिटिकल, तो उनको लगता है कि लोधी एस्टेट में या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कर लो, या मंडी हाउस के किसी अच्छे से ऑडिटोरियम में कर लो। और अक्सर वो जो बेल्ट है ना, मंडी हाउस से लेकर लोधी एस्टेट तक की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां तक सीमित हो जाती है और बाकी शहर के लोगों को कख नहीं पता होता क्या एक्टिविज्म हो रहा है, क्या इश्यूज हो रहे हैं। कोई बड़ा जलसा होना हो जिसमें पॉलिटिकल पार्टी है, भाजपा या कांग्रेस, तो ठीक है, हजूम इकट्ठा करते हैं, पर कोई ढंग की बातचीत करने वाले मुद्दों को लेके होते नहीं है और वेन्यूज भी नहीं। तो मैंने ये तय किया कि हमारे मोहल्ले में होगा, और हमारे मोहल्ला जैसा कई सारी कॉलोनीज है ना, तो लाजपत नगर में भी चारों तरफ मकान है और बीच में पार्क। तो हमारे ब्लॉक में ही 2 बड़े और 1 छोटा पार्क ये था, जैसे कि हर वहाँ के ब्लॉक में होता है। तो हमने तय किया हमारे घर के बिल्कुल सामने वाला जो पार्क है, अच्छी खासी उसमें मतलब आ सकते हैं नंबर्स, वहाँ हम करेंगे। तो आरडब्ल्यूए से सहयोग मांगा और मैं बता नहीं सकती किस एंथुजियाज्म के साथ तुरंत लोगों ने, प्रेसिडेंट शायद सिख थे और सेक्रेटरी हिंदू थे, दोनों ने
तुरंत हाँ की, पूरे आरडब्ल्यूए के जितने ऑफिस बेरर्स ने, और कहा हम खर्चा पूरा हम उठाएंगे और इसकी आप चिंता मत करो, इंतजाम भी हम करेंगे। तो हम बड़े खुश हो गए। ये 20 तारीख की बात है। अब शुरू होती है वो जद्दोजहद की कहानी। अगेन ट्रोमैटिक, आई कुडंट बिलीव इट, कि आप एक सिख लीडर जिसने कभी किसी को मारा नहीं, जिसने कभी भी, उनका जो लंबा इतिहास है, बहुत लौंगोवाल जी का व्यक्तित्व बिल्कुल अनोखा और अलग है। और इमरजेंसी का मोर्चा भी इन्होंने लड़ा था। आपको मालूम होगा कि शहीदी जत्थे रोज निकलते थे इमरजेंसी के खिलाफ गुरुद्वारे से, और they would quote arrest. The only ones to have offered daily resistance and opposition to the emergency was Longowal group of the Akali Dal. Longowal group of the Akali Dal. तो ये सब इतिहास में देख चुकी थी, जान चुकी थी, अध्ययन भी कर चुकी थी। तो मैंने उनको सोचा कि सब खुश होंगे कि एक सिख लीडर आ रहा है एक हिंदू को श्रद्धांजलि पेश करने। पर जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जो कोई, आप ये जानते हैं मानसिकता क्या है। उस वक्त भाजपा की कोई इतनी थी नहीं हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत, कांग्रेस ही हावी थी। और इसलिए जो लोकल पॉलिटिकल वर्कर हैं वो कांग्रेस ही थे, 2-3 मेन जो हमारे मोहल्ले के, उनको तो जैसे सांप सूंघ गया। अच्छा, इसलिए नहीं कि हम कोई बुरा काम करने जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि उनका मेरे साथ पहले अच्छा रिश्ता नहीं था, बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो मानसिकता रहती है, और इससे आप भली भांति परिचित होंगे, कि कोई इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव सिटीजन्स ग्रुप ना ले, वो चाहे पार्क की सफाई का हो, नाली खड़ंजे की सफाई का हो, हमसे पूछ के, हमारी पेट्रोनेज के बगैर श्रेय जिसका हमें मिले। तो आप देखते ही है ना, एक बेंच भी लगता है पार्क में, तो उसमें एमपी का नाम, एमएलए का नाम, इसका नाम, हर चीज का श्रेय उनको चाहिए। और अगर कोई इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहता है तो वो उसको क्रश करना अपना फर्ज समझते हैं। उस वक्त कांग्रेसियों ने ये रोल निभाया, आज भाजपाई वही कर रहे हैं, शायद उससे भी ज्यादा कड़ाकेदार तरीके से। तो खैर, तो इनको तो जैसे आग लग गई कि ऐसे कैसे होगा। हम हमारे बिना पूछे इन्होंने तय भी कर लिया, आरडब्ल्यू ने मान भी लिया। तो फिर चला ऐसा वो 5 दिन की मुहिम जो चली हमारे खिलाफ। इट वॉज अ नाइटमेयर, ट्रूली अ नाइटमेयर, बिकॉज एक तरफ से सिखों को कहना शुरू किया कि यहाँ पे अगर खालिस्तानी नारे लग गए और हिंदुओं ने रिटेलिएट कर दिया तो याद करो नवंबर के दिन, तब तो हम बचाने आ गए थे, अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब आप ऐसे बंदे को बुला रहे हो जो भड़काऊ है। हालांकि लौंगोवाल ने कभी भड़काऊ बातें की नहीं थी। हिंदुओं को बोले, आप तो जानते ही हो कि खालिस्तानी होते कैसे हैं, और सारे सिख इस वक्त उग्रवादी बने हुए हैं, तो इनको बुला के अपने मोहल्ले में आप मुसीबत पैदा कर रहे हो। और अगर आगजनी फिर होती है, दंगे फिर होते हैं, तो कौन आएगा? हम तो नहीं आएंगे, तो जिम्मेदारी आपकी जाएगी। तो सारों के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि सबने दंगों का माहौल देखा था। हमारे आसपास जो जंगपुरा और भोगल का इलाका है, वहां तो बहुत ज्यादा टकराव हुआ था, बहुत ज्यादा बुरी हालत हुई थी भोगल एरिया में। तो सभी सहमे और दहशत में तो थे। तो धीरे धीरे लोग पर्सनली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर कह रहे हैं हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कैसे जरा भी इनको हमने खफा कर दिया तो कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो क्या आप हमको बचा पाएंगे? अब हम किसको, हम तो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, हमें पता था। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि हम बड़े अफलातून हैं। तो मैं सिर्फ यही कहती गई कि देखिए, हम कोई भड़काऊ बात कर ही नहीं रहे, हिंदू को श्रद्धांजलि दिलवा रहे हैं। और लौंगोवाल ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए, केवल उन्होंने शांति बनाए रखने की ही बात की है 1984 के दंगों के बाद भी। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाना कोई पाप नहीं होना चाहिए। अब हुआ क्या कि वो चाहते थे, हमें बहुत वेल विशर बन के गए, आप मधु जी
सप्रू हाउस, मंडी हाउस के पास, वहां क्यों नहीं हॉल लेती? फिर आपका नेशनल इवेंट बनेगा, आप छोटा सा मोहल्ले का इवेंट क्यों बनाना चाहती हैं? अब देखिए ना, मोहल्ले से खदेड़ो, ये जो पॉलिटिक्स हमारी हो गई है, टू हैव एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इज वेरी इजी। अपने मोहल्ले में कुछ कर पाना विदाउट बहुत मुश्किल। पॉलिटिकल इमेज ऑफ दिस और दैट पार्टी, वो मैंने तो देखा है ना, एक स्ट्रीट वेंडर्स की एक मॉडल मार्केट बनाई थी, तब भी कितनी मार खाई थी, क्योंकि वो उनके पेट्रोनेज के बगैर ये काम किया था। तो कुछ भी पार्क में सफाई की बात उठा लो, तब भी कैसे वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। तो मोहल्ले से निकालना है। पहले बोला गया, हमने, अच्छा परमिशन हमें मिल गई थी हमारे पार्क की, लोकल पार्क की, बोले हम नहीं होने देंगे, आप जंगपुरा वाले पार्क में जाओ। जंगपुरा वाले पार्क में जब एप्लीकेशन डाली तो पुलिस ने साफ मना कर दिया कि यहाँ आप नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है, भोगल का बहुत क्लैशेस हुए, तो यहाँ से आप यहाँ आप नहीं संभाल पाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं पुलिस कमिश्नर के पास गई कि ये कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, माहौल बिगड़ रहा है, ऐसी उनकी सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। लकीली द पुलिस कमिश्नर वाज वेरी सपोर्टिव, तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं आपको रिटन परमिशन देता हूँ अपने लोकल पार्क में करने की। अब ये जो 20, 21, 22, 23, 24 यो दिन थे, 10 चक्कर पुलिस थाने के, और कहाँ कहाँ नहीं घसीटा हमने अपने को, एमसीडी से पार्क के लिए परमिशन लेना, मतलब एक पीस मीटिंग के लिए भी, एक अच्छे काम के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो अब जैसे ही पुलिस कमिश्नर की परमिशन आई, तो जो हमारे लोकल पॉलिटिकल वर्कर थे, नेता थे कांग्रेसी, वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गए। उनको तो लगा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चाहते थे हम उनको कहें चलिए आप हमारे साथ चलिए ना थाने में, हम एसएचओ से मिलवा दीजिए, डीसीपी से मिलवा दीजिए, यही काम करते हैं ना लोकल पॉलिटिकल नेता, तो कि बिचौलिए का काम, उसमें उनके पैसे भी बनते हैं, उनमें उसका प्रभुत्व भी बनता है। हमने कुछ किया नहीं, सीधे पुलिस कमिश्नर से परमिशन ले आए, और ये हमारे वेलविशर बन के कह रहे जो भी करना है आप हमें बताओ ना। और फिर हमें पता चला कि पहले दिन ही इन्होंने पुलिस में चिट्ठी लिख दी थी कि ये फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस बीच में आप मानिए एयर इंडिया का जंबो विमान क्रैश होता है, जो कनाडा से चला था। एक आध दिन पहले ही इसके 25 जून जो हमारी, और बदकिस्मती से मेरा फर्स्ट कजन, मेरी मासी का इकलौता बेटा उसमें था, वो भी, उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे समय में मैं परिवार के पास, मेरी मौसी के पास बैठ के, जो मात्र डिफेंस कॉलोनी में वॉकिंग डिस्टेंस पे रहती थी, मैं वहां भी जाने की हालत में नहीं थी। पता ही नहीं चल रहा था क्या हमारे साथ क्या बीतने वाली है। और बहुत से लोगों ने हमारे लैंडलॉर्ड को भी डराने की कोशिश की कि आपका तो घर भी जला देंगे, आप ऐसे इनको करोगे, इनको तो निकालो, ये कैसे टेनेंट आपने पाल रखे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत उन पे दबाव आया, पर वो हमारे साथ खड़े। सारा मोहल्ले को इन्होंने डरा दिया, लेकिन ये डरे रहे, और हम भी इस बात पे अड़े रहे कि हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नहीं जाएंगे, हम मंडी हाउस नहीं जाएंगे, हम यही करेंगे। और ये अफेक्टेड एरिया था, यहाँ के लोगों ने ये देखा है सारा मंजर, तो उनके लिए, हमारे मोहल्ले के लिए ये एक मैसेज है, और होगा तो यही होगा। अच्छा, पुलिस कमिश्नर ने क्योंकि परमिशन दे दी थी, तो हमने सोचा अब तो हम सेफ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब पुलिस आपके खिलाफ हो जाए। लेकिन इस दौरान इतने अनोनिमस कॉल्स, पुलिस ऑफिसर के रूप में कोई एसआई बनके, कोई इंस्पेक्टर बनके धमकियां दे रहे हैं हमें कि अगर दंगा हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगी, और आपके लगते क्या हैं, क्या लगते हैं लौंगोवाल, आपके लगते वो कौन है, वगैरह वगैरह। धमकी भरे फोन कॉल एक के बाद एक आए जा रहे हैं, और हमारे पास समय कितना है। अच्छा, ऐसे फंक्शन के लिए आपको थोड़ी पब्लिसिटी भी करनी होती है, तो हमने सोचा था कि कम से कम लोकल एरिया में पोस्टर लगा देंगे
और अपने विशेष मित्रों को फोन से बता देंगे। उन दिनों ना तो ईमेल थी, ना मोबाइल फोन थे, तो सब वर्ड ऑफ माउथ ही करना पड़ता था ना। तो अब पोस्टर कहाँ का लगाएं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कहाँ फंक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब इस टेंशन भरे माहौल में धमकियां आ रही हैं। हम सब छोटी छोटी बच्चियां ही थी उस वक्त, आप सोचिए। मेरे से अधिकतर हमारे जो वॉलंटियर्स थे मेरी उम्र के या मेरे से थोड़े कम, मानुषी के जितने वॉलंटियर्स थे, और ऑल मोस्टली विमेन। तो अब हम डट के तो खड़े हो गए। 25 जून की सुबह, जिस दिन फंक्शन होना है, शाम को लौंगोवाल जी ने आना है। आप गेस करिए कैसे सैबोटाज किया होगा, गेस करो, कर सकते हैं? क्या मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको लौंगोवालों के काले झंडे उंडे दिखाए? ना, वो तो कोई बड़ी बात ही ना होती अगर वो कर दिया होता ना, ये नहीं किया। फंक्शन को सैबोटाज कैसे करना है? झंडा किया होता तो क्या दुख था, हमें कोई नहीं था। उन्होंने जो हमारे पार्क में, हर पार्क में आपको पता है ना, वो नल होते हैं जो पानी देने के लिए पौधों को, तो वहां हर पार्क में 2-2, 3-3 होते ही हैं। उन्होंने उनकी टूटियां तोड़वा दी रात को, और सुबह पानी से फ्लडेड है तीनों पार्क। मतलब एंकल से ऊपर पानी आ रहा है, सारा इतना एरिया फ्लडेड कर दिया। बड़े बड़े काफी अच्छे साइज के पार्क्स को उन्होंने पूरी तरह फ्लड कर दिया। अब हमारा टेंट वाला लगाए भी कैसे? बड़ी मुश्किल से हमने किसी को मना के कि किसी तरह पानी निकलवाया जाए, टूटियां बंद करवाई जो फ्लो कर रही थी, फुहारे चल रहे थे, पर इतना पानी था कि आसान नहीं था। फिर भी हमने कहा कि जैसे भी होगा, शाम तक हो सकता है सूख जाए, हमारी किस्मत अच्छी हो, ऊपर का टेंट नहीं लगाएंगे, धूप आ गई तो शायद पानी नीचे सोख हो जाए। तो हम तैयारी कर रहे हैं टेंट वाले की, टेंट वाला आया है माइक और लाइट्स लगाने, क्योंकि शाम का फंक्शन था। तो आप मानेंगे, एकाएक ये हमारे कांग्रेसी नेता उसको बुलाते हैं और वो गायब हो जाता है। उसको साफ मैसेज दिया जाता है कि भाई तूने अगर यहाँ टेंट लगाया तो ना तेरा माइक, ना तेरा साउंड सिस्टम, ना तेरा लाइट सिस्टम, कुछ बचेगा नहीं, सबकी आगजनी हो जाएगी। तो भाग लिया, दुकान बंद की और गायब है। अब क्या करें? गीला है मैदान, टेंट वाला आने को तैयार नहीं, लगाने को तैयार नहीं। आप सोचिए किस हालत में मैं उस वक्त होंगी। और हम कोई ऐसे ना, जिसको कहते, बहुत से लोग जानते थे मानुषी को, मुझे, मेरी कितने सारे प्रधानमंत्री मानुषी पढ़ते रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में टाइम भी नहीं है कि किसको वो हार लगाए, क्या करें। और सभी कहेंगे अच्छा चलो ना आईआईसी में आ जाओ मधु, वहां बुकिंग करवा देते हैं। तो हमें वहां से निकलना नहीं था इस तरह से डर के या ब्लैकमेल होके। तो एज लक वुड हैव इट, अभी ये आपको फोटो दिखेगी, जिस मकान में हम रेंट पे हमारा ऑफिस चलता था और जिसमें हम रूथ और मैं रहते भी थे, एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में ऑफिस चलता था, उसकी टेरेस जो थी बहुत बड़ी थी, जिसमें आराम से उस टेरेस पे 300 लोग बैठ सकते थे, जमीन पे, कुर्सियों वाले नहीं, पर गद्दे बिछा दो तो 300 तक आराम से एडजस्ट हो सकते थे, इतनी बड़ी थी। और वो बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट था, सामने पार्क था। तो मुझे ये सूझी कि हम फंक्शन यहाँ कर लेंगे, टेरेस पे करेंगे, लाइटें लगा लेंगे, माइक लगा लेंगे और यहीं से सारी बात मोहल्ले तक पहुंच जाएगी। अब इसको तो कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि ये तो हमारी प्राइवेट प्रेमिस है। इसमें भी देखिए, केवल एक व्यक्ति हमारे साथ जो खड़ा रहा बिना डरे, वो थे सरदार त्रिलोचन सिंह, हमारे लैंडलॉर्ड। पे भी कितना दबाव आया होगा, और महेंद्र कौर, जिन्होंने इतने प्यार से हमारा पालन पोषण किया उन दिनों, हम बच्चों को मतलब बिल्कुल परिवार के बच्चों की तरह हमें वो ट्रीट करते थे। तो वही सोच रहा था फोटो देख के कि ये छत पे कैसे हो रहा है, मतलब ये मैं सोच रहा था।
और देखिए लौंगोवाल साहब बरनाला जी के साथ आए, जो सीएम रह चुके हैं, बड़े बड़े अकाली नेता उनके साथ आए, सब जमीन पर बैठे, किसी ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ तो कोई मंच नहीं, यहाँ तो कोई फला नहीं ढिमका नहीं, बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह बीच में बैठ गए। और उस वक्त हमारे पास इंतजाम हो भी नहीं सकता था इससे ज्यादा कि गद्दे बिछा दिए, चादर बिछा दी, अब बैठ जाओ। और उस तनाव के माहौल में, और मेरे पे पर्सनल देखिए ना तनाव, मेरा फर्स्ट कजन उस एयर इंडिया क्रैश में मारा गया। मैं अपनी मौसी के पास अफसोस करने तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। वो बाद में सब ये जब लफड़े खत्म हुए तब मैं अपनी मौसी के साथ बैठी, उसके साथ। आप सोचिए, फर्स्ट कजन है मेरा और मेरी सबसे प्यारी मौसी थी। खैर, जिनका बेटा गया, शी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम इट, यू नो, इकलौता बेटा चला जाए ऐसे। तो ये फंक्शन हुआ और अब हाँ, इसमें भी कई सारी अनोखी बातें हुई। जैसे ही लौंगोवाल जी आए, 2 घंटे लेट आए, जिस भी कारण से हो सकता है, पुलिस या किसी की तरफ से उनके ऊपर भी दबाव था ही कि मत जाओ मत जाओ, पर वो आए और अच्छे साथ में अच्छी पूरी टीम लेके आए अपनी, जिसमें बरनाला साहब भी थे। और जब आए तो वो सब लोग, इंक्लूडिंग वो कांग्रेसी नेता जो अपोज कर रहे थे, वो मॉब किए कि हमारे अंदर हमें घुसना है, हमें बोलना है और हमें मिलना है। अरे, और एक छोटी, हमारा मतलब फर्स्ट जब फ्लोर का है, लोंगोवाला संत लोंगोवाला जी आए तो ये कांग्रेस के नेता जो विरोध कर रहे थे, अब वो भी उसमें शामिल होना चाह रहे थे कि हमको भी जाना है, मतलब घुसना है हमें भी। अब हम कितने लोगों को ऊपर ला सके, दरवाजा बंद करना है, क्योंकि बाहर जो है पार्क, आपने वो एक पेंटिंग भी देखी होगी और फोटो भी है जो मैंने आपको भेजी है। हजारों लोग हमारे घर के आसपास पार्क में ही नहीं, जितनी लेन्स थी, और लाउड स्पीकर तो थे, सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे, जो देख नहीं भी सकते थे। तो सैकड़ों हजारों लोग, कम से कम मेरा ख्याल 2000 लोग तो हमारे घर के आसपास बिना कोई तैयारी के खड़े हो गए। शायद हमने छोटे मोटे पोस्टर 2-4 तुरंत उसी दिन छपाए, जिस दिन हमें ये तय हुआ कि हमने करना तो यही करना है, और पुलिस की हमारे के पास परमिशन है, और कुछ मित्रों को फोन पे बता दिया। तो इतनी जन संख्या में लोग आ गए और इतनी क्या बोलते हैं ना, भावनात्मक मीटिंग रही वो। उनकी पत्नी तो खैर, और बच्चे तो रुआंसे ही रहे, मतलब वो क्या भी सेलिब्रेट प्रभुदयाल जी की बिटिया बहुत छोटी थी उस समय फोटो में। नहीं, वो छोटी वाली अलग है, उन जो फर्स्ट ईयर वाली उनसे बड़ी है, वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिख रही। और लौंगोवाल जी ने भी उनको पर्स दिया और ये वो। अच्छा, इसमें एक और बात, अब प्रेस को भी हमने आनन फानन में फोन करके ही बताया। ये तो वो उस पे छत पे तो आपने लगा भी रखा है प्रेस, छत पे लगा हुआ है स्टिकर प्रेस का। पता नहीं कहाँ लगा होगा, मुझे नहीं याद, क्योंकि हाँ, लगा कहाँ हुआ है वो। जो डंपर वाला पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है उसके ऊपर प्रेस लिखा हुआ है, तो मैं देख रहा था कैसे हुआ है ये। वो है, वो एनीवे, फोटो हम लगाए। जो जो असली कहानी, अब खूब मात्रा में, क्योंकि ये पहली मीटिंग ऐसी हो रही थी जहां दिल्ली में आके, और वो भी एक हिंदू को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो ऑब्वियसली प्रेस में भी बहुत इंटरेस्ट जगा। दूसरा, ये बातें चल रही थी कि क्या कांग्रेस बैकडोर इनके साथ नेगोशिएशंस कर रही है, कोई समझौता होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो हमें उस मैक्रो पॉलिटिक्स का कोई पता नहीं था, हम तो सिर्फ एक छोटी सी श्रद्धांजलि के लिए हमने तो ये किया था, जो हमें लगा कि एक नागरिक के हैसियत से फर्ज बनता है हमारा कि हमारा हिंदू भाई ऐसे चला गया और किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, अब देखिए, रजनी कोठारी, मैं उन दिनों सीएसडीएस में नहीं थी, पर पीयूसीएल की वजह से जानती थी, और वो नागरिक एकता मंच में हमने इकट्ठे काम भी किया था। अब रजनी कोठारी को भी मैंने बुलाया,
और कहा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति बने तो प्लीज संभाल लेना, कोई तो होना चाहिए बड़ा बुजुर्ग। फिर हमारे पास मानुषी में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, हम सब बच्चे बच्चे ही थे। और 84 की बात है। तो कुछ ऐसे लोगों को रजनी कोठारी खिला। मुझे इतना दुख हुआ रजनी ने, जैसे क्या होता है ना, सीएसडीएस के कुछ लोगों को हमेशा रहा एक कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि वो एनजीओ वर्ल्ड के अनक्राउंड किंग बनना चाहते थे, है ना, थे भी। और मानुषी, क्योंकि ये फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट सारे जो होते हैं उनसे दूर रही, तो हम कभी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आए नहीं। सीएसडीएस में मैं प्रोफेसर बन के गई, पर वो जो उनका एनजीओ नेटवर्किंग होती थी वगैरह, क्योंकि ये सब फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म बहुत करते थे। तो अब रजनी कोठारी फिर भी मैं बहुत सम्मान करती थी एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ एकेडमिक। और सब लोगों ने उनको समाजशास्त्र में पढ़ा है, रजनी कोठारी को राजनीति विज्ञान उनका पढ़ा है। बिल्कुल। अभी होता क्या है कि प्रेस वाले तुरंत, क्योंकि मीटिंग लेट हो चुकी थी, आप जानते ही हैं प्रेस वालों को रिपोर्ट देनी होती है 4, 5, 6 बजे तक। अब लौंगोवाल जी आए 2 घंटे लेट, अब उनको एक साउंड बाइट तो चाहिए, तो सारे के सारे टूट पड़े कि कुछ बोलिए कुछ बोलिए। और रजनी कोठारी, मुझे साफ दिख रहा था कि उनको खुशी नहीं हो रही थी कि इतना बढ़िया फंक्शन हो रहा है। इतने विपरीत हालात में हजारों लोग जुट गए और सब स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इतने विपरीत हालात में भी। और प्रेस भी इतनी भारी मात्रा में आ गई। इन्होंने पता है क्या किया, एकाएक मेरे हाथ से माइक लिया और मैं मिन्नतें कर रही थी, आप बैठ जाइए, सबको टाइम देंगे, ऐसे स्टैम्पीड ना हो जाए, छत में हैं हम, शांति से बैठ जाए, ऐसे मैं हाथ जोड़ के कह रही थी। रजनी जी ने मेरे हाथ से माइक लिया और मालूम क्या बोला, नहीं चाहिए हमें प्रेस, यू अनकूथ पीपल, इल मैनर्ड पीपल, निकल जाओ, हमारी मीटिंग है। प्रेस से कोई ऐसे बात करता है? और जाहिर है कुछ लोग गुस्से में निकल भी गए। अपमान कौन करता है प्रेस का? और वो जानबूझ के उन्होंने किया होगा ताकि ये कवरेज ना हो, कवरेज ना हो। और वैसे भी लेट था, अपमान कर दो बहुत से। और मैं हाथ जोड़ती रह गई, भाई मेरे लिए नहीं, प्रभु दयाल जी के लिए बैठ जाइए और मत जाइए, भागिए। पर ठीक है, कवर, थोड़ा बहुत कवरेज तो मिला, पर ही एक्चुअली सैबोटेज प्रेस कवरेज। मैं तो दंग रह गई कि इतना सीनियर व्यक्ति, जिसके साथ मेरी कोई कंपटीशन हो नहीं सकता, आपकी बहुत पेट है, आई एम ऑलमोस्ट योर डॉटर्स एज और व्हाटएवर, बच्चों की उम्र की हूं मैं आपके, और आप सपोर्ट करने की बजाय सबोटाज कर रहे हैं प्रेस कवरेज ऑफ एन इवेंट विच इज नॉट फॉर मधु किश्वर। आना भी था तो मधु किश्वर का नाम नहीं आना था, आना था तो नाम आना था प्रभु दयाल जी का, आना था नाम तो संत लौंगोवाल जी का। और कहीं बीच उस में समय आप मानसिक का संपादन कर रही थी और आप मतलब क्या मास्टर कर चुकी थी आप? मैं लेक्चरर थी उस वक्त। अच्छा, लेक्चरर थी तब, तो इस वजह से मैं ही घबराए होंगे वो स्टूडेंट से, वो इस वजह से घबराए होंगे क्योंकि बड़ा चेहरा ना कोई बन जाए। नहीं, मैं उस वक्त स्टार तो बन चुकी थी, मानुषी ना पहले दिन से बहुत उसकी स्टार वैल्यू बन गई थी ग्लोबली। कहाँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, इजराइल, कोई देश नहीं है जहां मानुषी नहीं पहुंची अपने आप। हमने एक कॉपी फ्री नहीं भेजी थी, हमने कोई प्रेस रिलीज नहीं की थी, हमने किसी को बुलाया नहीं कि आप इसको ब्लेसिंग दो, सिर्फ चुपचाप अपने सब्सक्राइबर्स को भेज दी। उसके बावजूद वो एक फर्स्ट इशू के ऊपर हर मेजर अखबार ने बड़े बड़े लेख लिखे अपने आप ही, हमने किसी को नहीं कहा। तब तो पता भी नहीं था कौन है प्रेस में, नहीं है, हम तो मालूम नहीं था, इतना ज्ञान कहाँ था मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का। इतने बड़े बड़े लेख मानुषी पर पहले हिंदुस्तान में छपे, फिर विदेशों में छपे, इतनी सारी कवरेज उसको मिली, यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में इसको कोर्स करिकुलम में शामिल कर दिया गया तुरंत ही लगभग।
तो उस लिहाज से मानुषी बहुत सेलिब्रेटेड थी। और CSDS को बाय कंपैरिजन रजनी कोठारी को एकेडमिक सर्कल्स में बहुत लोग जानते थे, CSDS को एकेडमिक सर्कल्स में जानते थे, लेकिन मानुषी went beyond academic circles to also, ordinary caring citizens. और ये CSDS वाले कभी एक इसको हजम नहीं कर पाए कि अगर मानुषी का नाम लो तो ज्यादा लोग जानते हैं थे। अगर किसी को बोलो आप क्या काम करते हो, मैं CSDS में प्रोफेसर हूं, तो 99% तो बोलेंगे CSDS क्या है ना। तो मुझे उस दिन की आज याद आ रही है कि कैसे उन्होंने साबोटाज किया। दूसरा मेरा जो एक छोटा सा अफसोस है कि हम उतने छोटे अरसे में समय में केवल 10,000 के करीब पैसा इकट्ठा कर पाए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ज्यादा नहीं। और बड़े बड़े लोगों ने भी, जैसे खुशवंत सिंह जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि कुछ दीजिए, मानुषी पढ़ते थे खुशवंत से, 10 रुपए नहीं भेजे। अच्छा, एक जो हमारी महिला थी जो दोस्त अमृता शेरगिल मार्ग पे, आप जानते हैं ना, सुपर एलीट रहते हैं, वो वैसे तो बड़ी सपोर्ट कर रही थी, उनकी बेटी भी अमेरिका में प्रोफेसर, और इन इश्यूज पे खूब पैसे बनाए। बहुत लोगों ने ना दंगों पे इतने पैसे बनाए, बाद में रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स, मानुषी जैसे रिपोर्ट्स थी। हम तो इनकम जनरेटिंग बन गए थे सोर्स लोगों के लिए। हमारे से मटेरियल उठाओ और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर दो, रिसर्च पेपर के रूप में प्रेजेंट कर दो। अब वो महिला ने, आप सोचो कितने पैसे दिए होंगे, मात्र 100 रुपए। बाप रे, 100 रुपए। पर इस लिहाज से लौंगोवाल जी ने भी मात्र 5,000 रुपए दिए थे पर्स में। वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। हालांकि हर बाकी मामलों में उन्होंने जो सपोर्ट दी और जिस ग्रेस से वो आए और जो उनकी शख्सियत थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई। पर मुझे इस बात का जरूर अफसोस रहा कि पैसे तो अच्छी मात्रा में हमें जुटा सकने चाहिए थे, पर मुझे लगता है कि उस वक्त सिख समुदाय में ये था कि हम अपनों को तो संभाल लें, पर जो रईस होते हैं ना, वो किसी को भी नहीं देते। पर कोई नहीं, आपने प्रयास किया एक हिंदू के लिए, क्योंकि उस प्रभु दयाल जी का तो लोग नाम भी नहीं जानता है। आज 100% लोग नाम नहीं, मैं 99.9 क्या कहूंगा, 100% नहीं जानता है। हाँ, और उसके लिए एक हिंदू गुजर गया, उसके लिए आपने इतना, मतलब उसकी संवेदना लोगों तक पहुंचाई, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और वो जो जिस कमीशन रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं ना दंगों पर, वहां पे भी ये नाम इसलिए आया क्योंकि मानुषी में था, और मैं वहां पे टेस्टिमनी देने गई थी, मुझे भी बुलाया गया था अपनी टेस्टिमनी देने। तो वो इंक्लूडेड है, मानुषी का जो मटेरियल है वो रिपोर्ट्स में आप देखेंगे, उसकी साइटेशन है। तो वहां भी कि एक हिंदू मरा, वो इस वजह से क्योंकि हमने इस पे लिखा, इस पे इवेंट किया और उनको सम्मान देने का प्रयास किया। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा, जब आप प्रभु दयाल जी की फैमिली से मिली, उनके फैमिली का क्या कहना था, उनकी पत्नी, उनके बच्चों का क्या कहना था, और क्या अभी वो आपके संपर्क में हैं, कोई बातचीत होती है कभी? अभी तो संपर्क में नहीं रहे, पहले के कुछ साल तक बिल्कुल रहे थे। उनका इतनी डिप्रेशन थी, और उनकी पत्नी ने ये जरूर कहा कि अच्छा, बहुत बड़ा काम किया, पर अपने परिवार का तो सोचना चाहिए था। मैं कहाँ इन बच्चों को लेकर क्या करूं, कहाँ जाऊं, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो उनमें मैं ये नहीं कहूंगी, जैसे हमारे भारतीय सेना के जब होते हैं जवान, तो क्या शब्द है, वीरगति को प्राप्त करते हैं, वीरगति को प्राप्त करते हैं, तो कम से कम समाज उनको जिस तरह रिकॉग्नाइज करता है, आर्मी सपोर्ट करती है फैमिलीज को, तो कहीं परिवार में भी एक संतुष्टि की भावना होती है कि कम से कम
ये वीर गति को सम्मान तो मिला, इतिहास में जगह तो मिली, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला ना उन्हें सम्मान। सिर्फ ये छोटा हमने प्रयास किया और तो किसी उनकी ने कोई। पत्नी से एक बात मुझे, उनकी पत्नी की जो बात आपने कही, मैं इसमें थोड़ा-सा और ये जानना चाहूँगा कि क्या उस समय का हिंदू समाज, सिख समाज आपने कहा संत लोगोवाल आए, पर आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं किया, सिख 5,000 उनकी तरफ से आए। लेकिन हिंदू समाज इस फैमिली को किस रूप में देख रहा था उस समय? दंगे में हिंदू का नाम आता है, लेकिन वो तो कांग्रेसी थे, हिंदू नहीं थे, कांग्रेसी थे। लेकिन क्या आया, मतलब उस समाज का क्या रिस्पॉन्स था इस फैमिली के प्रति? देखिए, मानुषी के जो सब्सक्राइबर्स और मानुषी के जो सपोर्टर्स थे, वो बहुत इससे प्रभावित हुए और उन्हीं से हमें डोनेशन मिली। हिंदू समाज नाम से कोई नहीं मिली। ऐसा नहीं कि किसी आरएसएस ने या किसी विश्व हिंदू परिषद ने या किसी ने 10 रुपए भी दिए। जो भी पैसा आया, और वो बहुत छोटे समय में हमें इकट्ठा करना पड़ा, वर्ड ऑफ माउथ इकट्ठा करना पड़ा। अभी ये भी नहीं है ना आज की तरह तो आप पेटीएम करो या आरटीजीएस कर दो, वो तो चिट्ठी जाएगी, फिर बंदा चेक भेजेगा वगैरह, उसके लिए तो टाइम था नहीं। तो हमारे छोटे से सर्कल में ही जो हम जुटा पाए वही कर पाए। आपने हिंदू उतना किया समाज में जो कोई। सरकार ने 10,000 मुआवजा दिया, आपने समाज अपने मानसी से और उसके सब्सक्राइबर से सरकार के बराबर राशि आपने जमा करके दी, तो इस पे अफ़सोस नहीं करना चाहिए, आपने बहुत किया। समाज के समक्ष इस चीज़ को आप लेके आए। लेकिन वही बात है कि सिख समाज और हिंदू समाज, दोनों समाज ने अ, एक तरह से इनको इग्नोर ही किया, और उनकी पत्नी का वो दर्द जो आपने कहा, वो दर्द मुझे भी महसूस हो रहा है कि अपने बच्चे के लिए तो कुछ करके जाते। जब ऐसा आदमी समाज के लिए कुछ करता है, किसी को बचाता है, तो समाज की ज़िम्मेदारी बनती है। वो हिंदू समाज हो, सिख समाज हो, कोई भी समाज हो, लेकिन समाज नहीं आता है, ये बात मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि समाज नहीं आया और आप लोगों ने बहुत कुछ किया इसके लिए। फिर कभी नहीं, और बात एक हुई और उनकी बात भी, है, सॉरी, उसके एक और बाद बात। कभी बात हुई उनकी पत्नी बच्चों से कभी बीच में? नहीं, उन दिनों उस वक़्त तो रही बात, जैसे उस वक़्त जो सिख विडोज़ थी, उनके साथ भी मेरा संपर्क था, जिनको अ, अलग बसाया गया। तो जो गुरदीप कौर हैं, हमारे कवर पे जिनकी कहानी है, कवर स्टोरी, वो भी आई मिलने। पर मैंने कहा ना, सिख समाज ने सँभाल लिया। अपने और समाज को। कांग्रेस को, अपने समाज को, और कांग्रेस को उसमें बेईमानियां भी कईयों ने की, जैसे राजनेता करते हैं, पर बाय एंड लार्ज ये हालत उन्होंने नहीं की कि सरकार जब तक नहीं देगी हमारे लोग भूखे मरे चाहे, ऐसा नहीं होने दिया। और सरकार के नाक में दम रखा, नाक में दम करके रखा, केसेस चलते रहे और छोड़ा नहीं उन्होंने। कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां सिखों ने अपनी बात ना कही हो, और फिर उसमें से खालिस्तानी मूवमेंट कितनी सशक्त हो गई। पर सज्जन हिंदू। कुमार को अब जाके 2019-19 में जाके सजा दिलवाने में वो कामयाब रहे। तो हिंदू समाज को एक अल्पसंख्यक सिख समाज से सीखना चाहिए। हिंदू समाज सत्ता में बैठ गया, हिंदू समाज का ठेकेदार बन के कोई अभी, वो संगठन, वो पार्टी जो हिंदुओं के श्रम से, पैसे से, खून से बड़ी हुई है, पर वो कभी हिंदू समाज के लिए इस तरह का कोई कुछ कर पाया हो, हमने नहीं देखा इस पर। नहीं, पर नागरिक एकता मंच में मेरे जैसे बहुत हिंदू थे। हम्म। नागरिक एकता पर वो सिखों का दर्द, दुख दर्द सुनने गए थे ना। हाँ। हिंदू समाज के साथ जब कोई अन्याय होता है तो हिंदू भी उनका दुख दर्द सुनने नहीं जाता, ये मैं कह रही हूँ, नहीं जाता। नहीं जाता। कश्मीर से जब पंडित निकाले गए, तो आपको लगता है कि समाज ने उठकर उनको संभाल लिया हो? नहीं। पाकिस्तान से जो हिंदू रेफ्यूजी आ रहे हैं, आपको लगता है कि हिंदू समाज उन्हें अपना बना के संभाल रहा है? नहीं। उनके नाम पर पैसे बहुत कर रहे हैं। और ये जो उसके बाद ना, ये सिख दंगों पर ये जो एनजीओ एकेडमिक और एक्टिविस्ट होते हैं ना, इन्होंने तो इतना पैसा कमाया। इसमें कई सारे नाम आते हैं, वृंदा ग्रोवर वो जो है, और कई सारी जिन्होंने पूरा धंधा बना लिया। और फिर एकेडमिक्स भी,
बाद में बड़े बड़े पेपर्स लिख रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं खड़ा हुआ था, जो बाद में बड़े स्पेशलिस्ट बन गए। विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी इस पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पेपर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता था ये। मेरे पास कई आते थे नेटिव इन्फॉर्मेंट के रूप में, मेरे जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आएंगे जो एनआरआईज हैं, हम कम्युनल वायलेंस पे काम कर रहे हैं, हमारी ये किताब आ रही है, तो पिकिंग माय ब्रेन्स ऑन व्हाट हैपेंड, व्हाट्स चेंजिंग, व्हाट्स नॉट चेंजिंग, तो केवल इंफॉर्मेशन लेने आते थे। तो मैं तंग आ गई फिर तो। और जो जिस महिला की बात बताई ना, जिसने 100 रुपए दिए थे, उसकी बेटी बहुत ही आती थी, वो जेएनयू में मेरे साथ ही पढ़ी थी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। फिर मैंने एक बार उसको कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी कम्युनिटी है, तुमने 2 परिवारों का भी कुछ किया, तुमने और नहीं प्रभु दयाल के लिए कुछ करने का सोचा, तुम कर क्या रही हो? केवल लिख रही हो और पैसे कमा रही हो, तो प्लीज मेरे पास मत आओ, डोंट यूज मी एज अ नेटिव इन्फॉर्मेंट। और यहाँ जो है ना फॉरेन फंडेड एनजीओज, वो इसमें बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें कोट किया जाएगा किसी फॉरेन स्कॉलर द्वारा अपने लेखों में, कॉन्फ्रेंसेस में, कि हमने ये किया वो किया। पर मुझे नफरत होती थी इस बात पे कि ग्राउंड पे कितनी तेजी से परिस्थिति बिगड़ती गई। फिर वो जो खालिस्तानी फेज आया, आप जानते ही हैं कितना कहर मचाया। पर ये लिखने वाले जो है ना, जिनका काम केवल और केवल, जब दंगा होता है, मैंने तो कितने दंगे खुद कवर किए, आई बीन आउट, मेरठ के दंगे में, बॉम्बे के दंगे में, कर्फ्यू के बीच में भी मैं तो कभी नहीं रुकी, जैसे दिल्ली के दंगे में कर्फ्यू के बीच में भी मैं नहीं रुकी थी, आई वॉज आउट। नाउ द पॉइंट इज, आपने उसके बाद चील की तरह आना है। ये जो जली भुनी बॉडीज हैं, इनको प्रे करनी, ये है हमारी एक्टिविज्म, और विशेषकर फॉरेन फंडेड एक्टिविज्म, फॉरेन फंडेड एकेडेमिया। इस एक फॉरेन करियर में फंडेड एनजीओज और एकेडमिया पर आपके साथ एक लंबी डिस्कशंस करेंगे। मैं इसमें एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने हेडिंग दिया था ए रे ऑफ होप इन द मिडेस्ट ऑफ हेटर्ड। अब आप इस हेडिंग को कहाँ पाती है, जस्टिफाई हो पाता है? देखिए, आप वैसे भी अगर मेरा राइट अप उसके बाद का जो है ना, जो मैंने चेंजिंग द रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल गेम, जिसमें मैंने जो अभी बयान किया है वो सब लिखा है, तो मैं जिस दृष्टि से देखती थी कि खुद की आहुति देना बहुत सबसे ऊंचा काम है, वो तो है, लेकिन दुष्टों का खात्मा करना उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। वो मुझे नहीं तब पता था, अब समझ आ रहा है कि हमने बहुत सी आहुतियां तो दे दी हिंदू समाज ने, दुष्टों का खात्मा करना नहीं सीखा, अपना ही खात्मा करे जा रहे हैं। अब मैं रे ऑफ होप गोपाल पाठा में देखती हूँ, अब मैं रे ऑफ होप, मुझे अफसोस होता है, हालांकि बहुत, फिर भी मैं नमन करती हूँ, मानवता की कसौटी पर प्रभु दयाल जी का नाम सुनहरे अंकों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब मुझे गोपाल पाठक जैसे लोगों की जरूरत महसूस होती है। बहुत कर लिया हमने महानता का खेल हिंदू समाज ने, वो भी चलता रहना चाहिए, लेकिन अपने बचाव में कुछ हम करना सीखे ही नहीं है। अब देखो, सिखों ने भूलने नहीं दिया हमें कि उनके साथ ये ज्यादती हुई, पर हिंदुओं ने कब ये सिखों को कन्फ्रंट किया कि पंजाब में तुमने इससे कहीं ज्यादा हिंदू मारे हैं, 35,000। और लाखों को पंजाब छोड़ के निकलना पड़ा, चुपचाप निकले लोग, वहां जीना हराम कर दिया, और हजारों की संख्या में, कम से कम 30,000 का फिगर तो कैप्टन अमरिंदर ने दिया था ना, कि कोई उनकी बात नहीं करता, और हिंदू भी नहीं करता, पंजाब का हिंदू भी नहीं करता, और तो और छोड़ो। तो ये जो महानता है ना हमारी,
कि हम अपना दुख दर्द, हमारे ऊपर अन्याय, हिंदू के ऊपर जब अन्याय होता है तो आवाज़ ही नहीं उठती, हमारी खुलती नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। मैं शिक्षा इसीलिए पूछना चाहता था क्योंकि आपके जीवन में भी एक परिवर्तन वैचारिक रूप से भी एक बहुत बड़ा उस समय और इस समय में उम्र में भी बड़ा परिवर्तन और समाज भी आपने देखे। 84 के बाद आपने दूसरे कई दंगे कवर किए, आपने 2000 देखे। मैं आपसे वो जो जानना चाहता था वो आपने कह दिया कि रे ऑफ होप अब अगर समाज को बचना है तो गोपाल पाठा जैसों में देखना चाहिए, उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखनी चाहिए। आत्म बलिदान बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक उसका कोई मुकाबला क्या कहेंगे उस स्तर को छूना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आत्म बलिदान दे देकर अपनी पूरी पीढ़ियों को खत्म कर देना, वो भी एक बड़ी जो है त्रासदी है, बहुत भयंकर त्रासदी है। और मैं उनके प्रभु दयाल जी के बलिदान को छोटा नहीं बताना चाहता कभी। वो है भी नहीं, इतना बड़ा बलिदान है। लेकिन रे ऑफ होप में हमें वो नहीं दिखता कि पंजाब में कोई सिख खड़ा हो गया हो 35,000 हिंदुओं को, 30,000 हिंदुओं को बचाने के लिए। बल्कि वहाँ खुद ही एक आंदोलन गिनती में खड़ा ही हो गया नहीं है, खालिस्तान। हिंदू ही नहीं खड़े हुए, गिनती में हिंदू ही ही नहीं खड़े, नहीं। नहीं वो हिंदू तो अपनी नहीं खड़े हुए। मैं कह रहा हूँ कि रे ऑफ होप मतलब एक कम्युनिटी दूसरे के लिए, जैसे प्रभु दयाल जी खड़े हो गए उस कम्युनिटी के लिए, वो कम्युनिटी फीलिंग दूसरों में भी नहीं है, हिंदू में तो नहीं है, पर हिंदू में ही कोई नहीं, खड़ा हो गया बलिदान के प्रभु लिए। दयाल जी ने मुझे नहीं सोचा उस वक़्त, उन्होंने हिंदू सिख सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये मेरे एम्प्लॉयर की फैक्ट्री है, उनका परिवार है, मैं इनका मुलाजिम हूँ और मेरे सामने इन परिवार की 3 महिलाएँ अगर खतरे में हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। और हुँ। मुझे नहीं लगता उन्होंने हिंदू सिख यूनिटी की बात, कौमी एकता की बात सोच के ये किया होगा। नहीं क्या पूरी होगा, तरह लेकिन वहाँ पर हो सकता है कुछ हिंदू जो दंगाई होंगे, जो आग लगा रहे होंगे या कांग्रेस के वर्कर कहें हिंदू कहने की जगह, उन्होंने कहा भी होगा कि तुम क्यों कूद रहे हो इस लाइन में। लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो मानवता हम सबके अंदर भरा हुआ है, हम जाते हैं और हम उसको उनकी रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन वही है जो उनकी पत्नी की बात, जहाँ वो अंतिम नोट था कि अपने लिए नहीं सोचा, वो हर किसी को ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि 30-35 हजार हिंदू भी मरे थे पंजाब में और उनकी बात तो उन हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाली कैप्टन अमरिंदर ने अरुण जेटली के लिए ये बात कहा कि तुम जो यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारी हिंदू पार्टी, उस हिंदुओं की बात क्यों नहीं उठाते। वो बात भी एक सिख मुख्यमंत्री ने उठाया, हिंदुओं ने नहीं बिल्कुल, उठाया। ये बहुत बिल्कुल, बड़ी पीड़ा है। उन बहुत तीस बड़ी। हजार आपने देखिए, उस 30,000 हिंदू मारे गए, ये कंगना रनौत ने अपनी एक फिल्म में डाल दी अभी आपातकाल में। इस तथाकथित हिंदूवादी सरकार ने वो पोर्शन कटवाया उससे, कटवाया उनसे। कटवा दिया उससे। तो रे ऑफ बिल्कुल, होप में हिंदू को अब आंख खोलने की जरूरत है, चीजों को देखने की जरूरत है। हिंदू के रूप में कितने भेड़िए तुम्हारा वोट लेकर सत्ता में बैठ गए हैं, संगठन चला रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े संगठन हो चुके हैं, 150 करोड़ की बिल्डिंग में बैठे हैं। लेकिन प्रभु दयाल जी का सम्मान उन्होंने नहीं किया। प्रभु दयाल जी का सम्मान कोई मानसी खड़ी हुई, कोई मधुकेश्वर खड़ी हुई, कोई मोहल्ले के लोग खड़े हुए, कोई संत लोगों वाला खड़े हुए, वो आम लोगों ने किया। ये जो 150 करोड़ की बिल्डिंग में बैठे हैं बिना रजिस्ट्रेशन कराए एनजीओ, वो खड़े नहीं हुए, नाम उनको हिंदू वोट का है। अगर मैं पूछूं तो इस संस्था के, इस संगठन के बड़े लोग भी प्रभु दयाल जी का नाम नहीं जानते होंगे। यही सच है आज के समय में। बिल्कुल तो सही बहुत सच है बहुत और यही मेरा बहुत बड़ा दुःख है कि अपने कम से कम उस समाज के साथ या अपने वीर गति प्राप्त लोगों के परिवार को तो थोड़ी सपोर्ट दे दो। कुछ नहीं सही लगता बात। है अगर इतना बड़ा संगठन जिसके पास ऑल इंडिया नेटवर्क है, हाँ, 10, 20, 25 लाख रुपया उनको इकट्ठा कर दे देता, कुछ भी नहीं लगता उनका, पर नहीं, कोई कुछ परवाह ही भी नहीं। नहीं। तो ये बहुत दुःख की बात है। बहुत दिक्कत। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मानवता को शुरू से जिंदा रखा, अपने मानुषी से, अपने लेखन से। आज भी आपने, छोड़ दीजिए उस समय, पर कठुआ की गर्ल के लिए आज आप ही ने आवाज़ उठाया, एक आवाज़। जैसे प्रभु दयाल के लिए एक आवाज़ आपने उठाया, वो चीज़ें आज आज भी आप कर रही हैं। कठुआ की गर्ल के लिए आप अकेली आवाज़ जो है आपने उठाया, बाकी उस पर राजनीतिक रोटियाँ सेकने वाले तो बहुत आए।
पर उनका रिसर्च करके जिस हिंदू कम्युनिटी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, संस्थागत उनको डिलीट करने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ आप अकेली खड़ी हुई और आपने वहाँ भी शोध करके एक ग्रंथ लिखा। तो वही आपने जो कहा, मानवता रहती है हम सबके अंदर, मानवता है आपके अंदर और आपने उसको जीवित रखा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और प्रभु दयाल जी को हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने ये तो दिखाया कि हिंदू समाज मानवतावादी, सबसे बड़ा मानवतावादी समाज है और वो उसका स्वरूप बना हुआ है। एक कहानी आती है, एक साधु और एक केकरे की कहानी है। एक साधु बार-बार एक केकड़ा पानी में डूबता था, साधु उसको निकाल देता था, केकड़ा उसको डंक मारता, फिर वो पानी में गिरता, फिर साधु निकालता, फिर केकड़ा डंक मारता। ये कहानियाँ चलती रही। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि वो तो बार-बार डंक मार रहा है, तुम उसे क्यों निकाल रहे हो? उसने कहा जब एक जो केकड़ा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं बिच्छू, एक साधु केकड़ा होके अपना नहीं, स्वभाव बिच्छू, कैसे छोड़ दूँ? बिच्छू, हाँ बिच्छू। बिच्छू, बिच्छू। तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ ये पा रहा, मेरी माँ ने, तो हाँ, सॉरी, बिच्छू जब मैं अपना स्वभाव इंटरप्ट नहीं किया। छोड़ पा रहा, तो एक साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़े? हिंदू समाज अपना स्वभाव कैसे छोड़े? परंतु उस साधु को भी यानी उस हिंदू समाज को भी कम से कम अपने बारे में सोचने का अधिकार तो शास्त्र भी सिखाते हैं। ज़रूर सोचना चाहिए ताकि कोई प्रभु दयाल समाज में आए तो उसकी फैमिली का रक्षण ये हिंदू समाज कर पाए। ये एक एक जो है दिशा हिंदू समाज को मिले। शायद इस पॉडकास्ट से उसको कुछ सोचने को मिले, एक बार अपने अंदर आत्ममंथन करने को मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में हम ये फॉरेन फंडेड वाला एक इश्यू पूरा बात करेंगे। जितना ये एफसीआरए है, अवश्य, इस पर भी बड़ा खेल हो रहा है, उस पे भी एक एपिसोड आपके साथ करेंगे। अवश्य। नमस्ते, धन्यवाद और प्रभु दयाल जी को मेरा नमन।